नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं फ़िलहाल न्यूरो मोशन सागर सिनेमा के ठीक सामने हैं हम लोग। और यहाँ आप समझ लें कि वो जो बीमारियाँ बड़े ऑपरेशंस होते हैं जिनमें, चाहे वो दिल का हो दिमाग का हो, उसके बाद आम तौर पर लोग फिजियोथेरेपी के लिए और उसके बाद अपने शरीर को और सशक्त करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और आपको दिखाएंगे भीतर से कैसा है ये न्यूरो मोशन, वो आपको दिखाएंगे हम लोग। ये आप देख सकते हैं, ये न्यूरो मोशन की आप कह लें वो जगह है जहां लोग आकर अपने शरीर को, अपनी देह को और मजबूत करते हैं। बीमारियों के बाद आमतौर पर इस सब की बहुत ज़रूरत होती है। और ये देख लें, तरह तरह के बेड्स यहाँ हैं, उन पर भी बात करेंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। ये देखें, आपको यहाँ डंबल्स नज़र आएंगे, वेट लिफ्टिंग का सामान आपको दिखाई देगा। आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए एकदम मॉडर्न लैब है ये, जहाँ लोग पहुँचते हैं। और ये देखें वो जो आमतौर पर तो लोग कह देते हैं कि क्रैच सा लगता है छोटे बच्चों का, लेकिन ये तमाम उपकरण हैं जिनके माध्यम से लोग अपने आप को यहाँ जो पहुँचते हैं वो सशक्त करते हैं और अपने देह को दिमाग के साथ जोड़ने का काम यहाँ बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम जान है तो जहान है में आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर गौतम नाइक के साथ। डॉक्टर नाइक बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। लंदन में काफ़ी लंबे अरसे तक पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करके लौटे हैं और उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे और ख़ास तौर से बात करेंगे दिल्ली के इस पॉल्यूशन पर, दिल्ली के इस धुएं पर। ये जो पूरे दिल्ली एनसीआर पर धुएं की एक चादर छाई हुई है, पॉल्यूशन की चादर छाई हुई है, स्मॉग जो है उस पर बात करेंगे उनके साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो स्मॉग है ये दिल के जो रोगी हैं उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और साथ ही उनके साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे नई जो तकनीकें हैं वो आदमी के लिए, दिल की जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए जो नई तकनीकें आ रही हैं वो मरीजों को ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर पा रही हैं, उसके बारे में भी उनके साथ चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे शो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारा सवाल ये कि युवावस्था में जो लोग हैं उनको भी दिल के दौरे पड़ रहे हैं, उनको भी कार्डियो अरेस्ट आ रहे हैं, तो क्या वजह है इसके पीछे? कोविड के बाद बहुत देखने को मिला ये। जी, बहुत धन्यवाद इस सवाल के लिए। आजकल जो है यंग अवस्था में हम इंडिया में देखते हैं कि जो युवा पॉपुलेशन हमारी है वो काफ़ी डिजीज़ से ग्रस्त है। इंडिया ये जो हार्ट अटैक्स की जो संभावना बढ़ जाती है 40 से कम की उम्र में लोगों में, इसे हम हार्ट अटैक्स इन यंग या सडन कार्डियक डेथ इन यंग, अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके कई कारण हैं, इनको कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। जैसे कि अगर आप कहें डायबिटीज़, जंक फूड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, लोग अपने ब्लड प्रेशर पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान नहीं देते हैं, डाइट और एक्सरसाइज की तरफ उतना रुझान नहीं करते हैं, तो उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिसे हम कहते हैं कि उम्र आपकी बढ़ती जानी है, फैमिली हिस्ट्री आपकी आप बदल नहीं सकते, लेकिन जिन चीज़ों पे हम कंट्रोल रखना चाहते हैं उन चीज़ों पे हम कंट्रोल रख नहीं पाते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपके शुगर लेवल्स चेक करना हो गया। तो ये एक तरह का सडन कार्डियक डेथ इन यंग एक अलग पॉपुलेशन है, जिसमें ज़्यादातर मौत जो होती है वो हार्ट अटैक से होती है। कुछ केसेस में हार्ट के मसल के प्रॉब्लम्स या हार्ट में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, लेकिन जो प्रिवेंटेबल कॉज है, जो पॉपुलेशन में अगर हम बता सके, तो वो है हार्ट अटैक्स, और उसको हम नियमित रूप से कंट्रोल कर सकते हैं यंग एज में डॉक्टर के पास जाके, हेल्थ पैकेजेस या कॉम्प्रिहेंसिव हार्ट हेल्थ चेक्स करके, अपने शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान देते हुए, और आपके डाइट पे, जंक फूड पे थोड़ा सा कम करके, और एक्सरसाइज पे, ये चीज़ों पे आपको 5 चीज़ों पे ध्यान देना है। तो इसकी जो मात्रा है वो यंग में कम हो सकती है। यंग में कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, किस किस तरह की ख़ास बीमारियां हैं जो फ़िलहाल चल रही हैं यंगस्टर्स में, या यूँ कह लें कि दिल को लेकर जो चल रही हैं? जी, हार्ट डिजीज़ अमूमन जब हम कहते हैं तो वो माना जाता है कि हार्ट अटैक से सीमित है।
बेसिकली हार्ट डिजीज़ का मतलब है कि हार्ट के किसी भी पार्ट में बीमारी हो सकती है। तो हार्ट की अगर नलिया ब्लॉक हो जाए तो उसे हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, जिसको अगर सीवियर फॉर्म में हो तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं, क्योंकि खून हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है। दूसरा होता है वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, जिसका मतलब है हार्ट वाल्व्स जो हार्ट की ब्लड फ्लो को नियमित रूप से कंट्रोल करते हैं और उसको एक दिशा देते हैं, उसको हार्ट वाल्व्स कहते हैं। और अगर उन वाल्व्स में अगर वाल्व संकुचित हो जाए या वाल्व लीक करने जाए तो उसको वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ हम कहते हैं। तीसरा होता है अरिदमियास, इसका मतलब है हार्ट की इलेक्ट्रिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो पेशेंट भी बीमार हो सकते हैं, उनमें भी हार्ट फेलियर हो सकता है। चौथा जो होता है उसको पेरिकार्डियल डिजीजेस हम कहते हैं, मतलब हार्ट के अराउंड एक कवरिंग होती है जो हमेशा हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। कई बार ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर पानी जमा हो जाता है तो हार्ट जो है अपने आप में सांस नहीं ले पाता है, तो उसकी वजह से जो बीमारियां होती है उसको पेरिकार्डियल डिजीजेस कहते हैं। और हार्ट से निकलने वाली एक बड़ी सी पाइप होती है जो पूरे शरीर को खून सप्लाई करती है, उसको एओर्टा कहते हैं। अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट करती है। तो हार्ट डिजीज़ बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन उसका जो फाइनल कॉमन पाथवे जिसे हम कहते हैं उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर एक कंटिन्यूम है, ना कि एक डेस्टिनेशन। तो सारी ही ये जो डिजीज़ेस के बारे में मैंने बताया है वो हार्ट फेलियर कॉज कर सकते हैं, लेकिन हार्ट फेलियर अपने आप में एक लंबा डायग्नोसिस, फैला हुआ डायग्नोसिस है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। आजकल एक शब्द बड़ा सुनने में आ रहा है, तावी की बात करते हैं लोग, तो ये क्या है डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी। धन्यवाद इस सवाल के लिए। बेसिकली जो मैंने अलग अलग किस्म के जो हार्ट डिजीज़ आपको बताए हैं उनमें से एक वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ होता है, जिसमें हार्ट वाल्व्स की प्रॉब्लम होती है लोगों को। अब हार्ट वाल्व्स की प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा दो किस्म की होती है। एक होता है स्टेनोटिक हार्ट वाल्व, जिसका मतलब है जो उसकी ओपनिंग है वो ढंग से नहीं हो पाती है या वाल्व धीरे धीरे संकुचित होता रहता है, नैरो होता रहता है, तो ब्लड फ्लो जो है आसानी से हो नहीं पाता है उसके अक्रॉस। दूसरा होता है रिगर्जिटेंट वाल्व, जिसको हम कहते हैं वाल्व लीक होना, आमतौर पर जिसको कहते हैं वाल्व लीक होना। तो आगे की बजाय खून पीछे की तरफ आता है। डॉक्टर साहब, अभी वॉल्व्स पर बात हुई, तो ये जो वॉल्व्स की जो बीमारियां हैं, इनको लेकर क्या क्या बीमारियां हैं जो आमतौर पर लोगों को परेशान करती हैं? जी, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ का मतलब है डिजीज़ ऑफ द हार्ट वाल्व्स। अब दिल में जो है 4 हार्ट वाल्व्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं एओर्टिक, माइट्रल, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी। इसमें से 2 हार्ट वाल्व्स हार्ट के राइट साइड पे होते हैं, 2 हार्ट वाल्व्स लेफ्ट साइड पे होते हैं। अमूमन जो ज़्यादातर, क्योंकि हार्ट का लेफ़्ट साइड जो है वो बड़ा पंप रहता है, तो जो लेफ़्ट साइड के हार्ट वाल्व्स है उसकी जो सिम्टम्स है या मरीज़ जो आता है वो हमारी तरफ जल्दी आता है, ना कि राइट साइड के। हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उस पर भी मैं आऊँगा। अब जो आज लास्ट 15-20 साल में जो टेक्निक पॉपुलर हुई है दुनिया में, उसको हम कहते हैं ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन या ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, या टावी या टावर फॉर शॉर्ट। ये जो है एओर्टिक वाल्व, जो हार्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट वाल्व है जहाँ से खून एओर्टा में जाता है और पूरी शरीर को जो है ब्लड सप्लाई करता है, उस हार्ट वाल्व में नैरोइंग या संकुचित होने की वजह से लोगों में ये बीमारी होती है। ये आमतौर पर ओल्ड एज की बीमारी है, तो हम इन्हें देखते हैं 60 या 65 साल के ऊपर ये जो है कैल्शियम के डिपॉजिट्स की वजह से वाल्व संकुचित हो जाती है। लेकिन कुछ केसेस में बाइकस्पिड वाल्व जिसको हम कहते हैं उसमें 40 या 45 साल की उम्र में भी हम देख सकते हैं। इसका मरीज़ जो है जनरली हमारे पास में सांस लेने की तकलीफ़ या ज़्यादा थकान महसूस करना, इस सिम्टम के साथ सबसे ज़्यादा आता है। कुछ मरीज़ों में चेस्ट पेन हो सकती है, कुछ में चक्कर आना या मतलब सडनली मैं पास आउट हो गया या अनकॉन्शियस हो गया, मुझे होश ही नहीं रहा क्या करना है। और कुछ पेशेंट्स में सिर्फ दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स हार्ट वाल्व डिजीज़ के होते हैं। ज़्यादातर जो रिगर्जिटेंट प्रॉब्लम्स होती है या वाल्व लीक्स होती है उनमें मेडिसिन्स पहले काम कर सकती है, फिर हार्ट फेल होने लगता है।
लेकिन जो वाल्व नैरोइंग होती है उसको ज़्यादातर दूसरा वाल्व डाल के ही ट्रीट किया जा सकता है। अब इसके भी दो तरीके हैं, या तो ओपन हार्ट सर्जरी करवा ले जो पिछले 50 साल से होते आ रही है, वो भी एक अच्छा मोडालिटी है ट्रीटमेंट का, लेकिन उसमें जो है जनरल एनेस्थीसिया इन्वॉल्व होता है, उसमें जो है आपको चेस्ट ओपन करना पड़ता है, उसमें आपको हाँ लंबा सा जो चीरा लगता है, और इसमें जो है जो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास के बाकी रिस्क्स है वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है जो ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व है। बेसिकली जो आपकी जांग की एक ब्लड वेसल होती है उसको हम एक्सेस करके इंटरनल सूचर्स लगाते हैं कि बाहर दिखे भी कुछ ना, और उसके ऊपर या तो बलून या सेल्फ एक्सपैंडेबल वाल्व्स आजकल आती है जिसमें आप वहीं से उस छोटी सी वेसल से ऊपर लेके जाके एक हार्ट वाल्व रिप्लेस कर सकते हैं। तो पेशेंट कॉन्शियस होता है इस समय पे, हम बिल्कुल भी जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं उनको, और काफ़ी रिकवरी भी जो होती है मरीज़ की बड़ी तेज़ होती है। अब 2 दिन में प्रोसीजर के बाद कई बार 80% ऑफ आवर पेशेंट्स गेट डिस्चार्ज्ड एज वेल। अच्छा, 2 दिन के बाद ही छुट्टी मिल जाती है? जी बिल्कुल। तो 2 दिन के बाद वो अपनी जो दैनिक दिनचर्या है, आम जीवन जो है उसका बिताना शुरू कर देता है। आम जीवन व्यतीत करने के लिए हम 2 से 3 हफ्ते का टाइम बताते हैं मरीज़ को। कहते हैं कि आप रिलैक्स कीजिए, हैवी लिफ्ट वेट मत कीजिए, या जो आप रेगुलर घर के अंदर थोड़े बहुत स्टेप्स लेते हैं वो करिए। ड्राइविंग बिल्कुल मत कीजिए 1-2 महीने तक। तो ये सारे कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हम हमारे मरीज़ों को बताते हैं। लेकिन ये जो प्रोसीजर है काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। मैं पिछले 5 साल से यूके में था और मैं कैम्ब्रिज और लंदन में ट्रेन कर रहा था। कैम्ब्रिज में मैं रॉयल पैपवर्थ हॉस्पिटल में था जो कि यूके का सबसे बड़ा हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर है। वहाँ पे भी ये प्रोसीजर्स होते थे और मैं स्टेंटिंग और प्रोसीजर्स पे इस पे काम कर रहा था। पिछले साल मैं लंदन में था बार्ट्स हार्ट सेंटर में। ये दुनिया का सबसे पुराना फंक्शनिंग हॉस्पिटल है जिसको इस साल 900 साल हो चुके हैं, और जो ये फैसिलिटी है ये यूरोप की सबसे बड़ी हार्ट फैसिलिटी है। हमारे पास 10 कैथ लैब्स है, 10 कार्डियक ओटीज़ है, तो काफ़ी बड़ा सेंटर, नामी सेंटर है दुनिया का सेंट्रल लंदन में। और यहाँ मैंने जो तालीम ली है वो हार्ट वाल्व रिप्लेस करने की, ये जो टावी प्रोसीजर आप कहते हैं। हालांकि सिर्फ एओर्टिक वाल्व इस तरह से रिप्लेस नहीं किए जा सकते, आप माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व, और जब अभी रिसेंट डेटा आया है पिछले महीने कि जो राइट साइडेड हार्ट वाल्व्स है ये भी इसी तरह रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मरीज़ जो है वो सर्जरी छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ रुख कर रहे हैं पेशेंट्स, और ये फैसिलिटी अभी अपोलो दोनों की कीमत में कितना फ़र्क है डॉक्टर साहब? ये अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी नई है तो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसीजर है सर्जरी के अमूमन, लेकिन जो एडवांटेजेस इसके हैं या जो इसकी फास्टर रिकवरी टाइम है, जैसे मैंने बताया कि इसमें आपको एक्सटर्नल स्टिच नहीं लगेंगे, आपको जनरल एनेस्थीसिया करके बेहोश नहीं किया जाएगा प्रोसीजर के लिए, और आपकी रिकवरी भी जो है वो फास्टर रहेगी, डिस्चार्ज फास्ट रहेगा, आपको आईसीयू में ज़्यादा देर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो मेरे समझ में स्पेशली जो एल्डरली हमारी पॉपुलेशन है, जो 75 साल 80 साल के ऊपर है जिनमें ये प्रोसीजर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी रेगुलर लाइफ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रुक कर पाए। तो ये प्रोसीजर उन्हें ये अनुमति देता है कि आप जो है नियमित रूप से अपना नॉर्मल लाइफ को लीड कर पाए ये प्रोसीजर करने से। तो कॉस्ट है थोड़ी सी इन्वॉल्व, लेकिन मेरे ख्याल में ये कॉस्ट जस्टिफाई होती है इस प्रोसीजर। जस्टिफाई होती है। डॉक्टर साहब, अभी 3 पायलट मौत हो गई उनकी, ये भी बड़ा चर्चा में रहा है। जी, बेसिकली एक्सरसाइज जो करते हैं वो ग्रेडेड फॉर्म में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंटरव्यू के शुरुआत में हमारी बात हुई थी कि ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 5 चीज़ों पे नियमित रूप से ध्यान दें। ये मेरी पॉपुलेशन को विनती होगी कि अपने डाइट की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दें। एक्सरसाइज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल
और आपके शुगर्स, ये 5 चीज़ें अगर आप ध्यान दें कि यूथ के लिए भी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन एज होती है तो डेफिनेटली आप अपने 35 के ऊपर, अगर आपकी उम्र है 35 साल के ऊपर है, तो नियमित रूप से अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये जो स्पेसिफिकली इनके केस में होता है, सडन कार्डियक डेथ, जैसे मैंने कहा कि एक तो हार्ट अटैक सबसे कॉमन कॉज है। एक्सरसाइज भी ग्रेडेड फैशन में होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर मैं 20 मिनट भी रोज़ नहीं चलता तो मैं माउंट एवरेस्ट भाग जाऊं, या मैं तुरंत ही अगर मैं 20 मिनट चलता हूं तो मेरा एम ये होना चाहिए कि अगले हफ्ते तक मैं 5 मिनट और बढ़ा दूं और 25 मिनट कर दूं। तो लिमिट में, फिजियोलॉजिकल लिमिट, हर किसी की फिजियोलॉजी अलग होती है, हर बंदा अलग होता है, उसकी जो सिस्टम होती है वो अलग होती है। तो हर किसी को जो है अपने लिमिट में रह के थोड़े थोड़े एक्सरसाइजेस बढ़ाने होते हैं। और जो पायलट्स या जो स्पेसिफिक जॉब्स करते हैं, जो हाई इंटेंसिटी हाई प्रेशर वाले होते हैं, उनको नियमित रूप से अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाकर ग्रेडेड एक्सरसाइजेस, इवन जो है एक्सरसाइज भी उनकी मॉनिटर्ड होनी चाहिए। बहुत दुखद न्यूज़ है ये, लेकिन ये एक चेतावनी भी है पॉपुलेशन के लिए कि हम जो है हमारी हेल्थ की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कुछ सिचुएशंस होती है जिसमें हार्ट के कंप्लीट पैनल टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें हार्ट मसल के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं और हार्ट के इलेक्ट्रिक्स के। तो यंग एज में ये भी एक रीज़न है। लेकिन अगर आप 40 के आसपास या उसके ऊपर के पायलट है, 35-40 के एज ग्रुप में, तो डेफिनेटली आपको इन 5 चीज़ों के ऊपर, ये 5 गोल्डन मंत्रास है जो पॉपुलेशन को जाने चाहिए। पॉपुलेशन को जाने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए? आमतौर पर लोग ये कोशिश करते हैं जानने की कि इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, कोई सी भी सर्जरी कराएं हार्ट की, तो उसके बाद उन्हें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। क्या होता है अमूमन के, जैसे मरीज़ की कोई सर्जरी होती है या स्टेंटिंग प्रोसीजर होता है या हार्ट वाल्व रिप्लेस होता है, जैसे परक्यूटेनियस भी होता है, तो इन मरीज़ों को और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली ये होता है, देखा गया है अक्सर, कि जैसे ही हम मरीज़ को डिस्चार्ज कर देते हैं 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन के बाद में, वो हमारे जो टेलीफोनिक जो कॉन्वर्जेशंस होनी चाहिए या जो कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, वो हो नहीं पाते हैं। हम क्लिनिक में बुलाते हैं 7 दिन के बाद, महीने के बाद, लेकिन उस दौरान मरीज़ के साथ क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं होता है, और हमारे सिस्टम ऐसे नहीं बने हैं। लेकिन धीरे धीरे इंडिया का रुख चेंज हो रहा है। जब मैं पैपवर्थ में था तो वहाँ पे कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम पे उतना ही जोर दिया जाता था जितना कि ट्रीटमेंट के ऊपर दिया जाता है। जो NHS में जो तालीम है उसमें हमारे स्पेशलिस्ट नर्सेज होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो उतना ही ज़रूरी काम करते हैं जितना कि एक डॉक्टर करता है या नर्स करते हैं हॉस्पिटल में। तो एक तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की अवेयरनेस पूरे पॉपुलेशन में होनी चाहिए, और काफ़ी हेल्प करता है लॉन्ग टर्म हेल्थ में, फास्टर रिकवरी में कार्डियक रिहैबिलिटेशन। बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है जो फिजियोथेरेपिस्ट बता सकते हैं, उनकी एडवांटेज से जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो सकती है। डॉक्टर के डिस्चार्ज करने पे ये मुश्किल होता है हर डॉक्टर के लिए पेशेंट के पास घर जाके विज़िट कर पाएँ। काफ़ी सारे फिजियोथेरेपिस्ट होम विजिट्स भी कराते हैं, तो ये एक्सरसाइजेज पेशेंट को अगर बताए जाए तो उनकी मसल टोन इम्प्रूव हो सकती है। ओपन कार्डियक सर्जरी के बाद में जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताए जाए तो वो इम्प्रूव हो सकता है, उनकी मसल टोन इम्प्रूव हो सकती है, और वो अपनी नियमित लाइफ की तरफ बहुत जल्दी से अग्रसर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी ये जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उसकी वजह से लोगों को दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जी, पोल्यूशन का बहुत ऑर्गन सिस्टम्स पे इफ़ेक्ट होता है। जैसे अब आप कहेंगे कि पोल्यूशन का हार्ट प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है, क्योंकि पोल्यूशन तो लंग्स को अफेक्ट करती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हार्ट के ऊपर स्टडीज़ ने बताया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो हार्ट डिजीज़ के ऊपर इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होते हैं वो है लंग्स में अगर ये पोल्यूशन बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ब्लड प्रेशर हार्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से अफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ है कि ये देखा गया है कि जिनमें हार्ट की
जो खून की नलियां है वो थोड़ी सी नैरोड है, उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन जब होता है उस समय पे देखे गए हुए। हाँ, स्टैटिस्टिकली देखा ये गया है कि जो हार्ट अटैक्स है इन टाइम पे बहुत ज़्यादा ये किए जाते हैं। तो और भी ज़रूरी हो जाता है मरीज़ों को इन 5 चीज़ों की तरफ देखा जाए जब एयर पोल्यूशन की। और एयर पोल्यूशन एक पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, हम सभी दिल्ली एनसीआर में इस चीज़ से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो अपनी हेल्थ के लिए और अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें लेने होंगे। ठोस चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ जो देखी गई है कि जो बाकी के ब्लड वेसल्स है जिसको हम एथीरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहते हैं, जिसका मतलब सिर्फ हार्ट अटैक्स नहीं, ब्रेन अटैक्स जिसको हम आमतौर पर स्ट्रोक्स कहते हैं, और जो नलियाँ होती है, जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स या ब्लड सेल्स होती है, उनका संकुचित होने का या उनका क्लम्प करके क्लॉट फॉर्म करने के भी चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं। तो एयर पोल्यूशन से ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हार्ट पे, ज़्यादातर इनडायरेक्ट है, कुछ डायरेक्ट है, और हार्ट अटैक्स की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो सकती है उससे। तो फरीदाबाद डॉक्टर गौतम नाइक हमारे साथ थे और उनसे हमने चर्चा की, दिल की बीमारियों के बारे में चर्चा की, जो नई तकनीक आ रही है तावीज़ जिसके बारे में हमने चर्चा की डॉक्टर साहब के साथ, और ये जो पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं फ़िलहाल दिल्ली एनसीआर में लोगों को झेलने को मिल रही हैं, उस पर भी हमने बातचीत की। केवल फेफड़े ही नहीं, सांस की बीमारियां ही नहीं, पॉल्यूशन की वजह से दिल की बीमारियां, दिमाग की बीमारियां भी हो रही हैं, यही ना डॉक्टर साहब? और उसके बारे में भी हमने डॉक्टर साहब से बात की। और आपके जो सवाल हैं आप पूछ सकते हैं हमसे, और डॉक्टर साहब से आग्रह करेंगे कि डॉक्टर साहब इन सवालों के जवाब लोगों तक पहुँचे। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं सवाल, तो इनके जवाब लोगों तक पहुँचे, ऐसी हमारी आपसे कामना रहेगी। जी, बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। डेफिनेटली ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ट डिजीज़ नंबर 1 किलर है दुनिया में, और हम सब मिलकर इसका सामना डट के करना चाहिए हमें। तो जो जो जनरल पब्लिक के सवाल होंगे उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।